नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीर IAS अकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र अवलोकन की जियोग्राफी की सीरीज़ देख रहे थे और आज जो हमने पिछली क्लास में एटमॉस्फेयर तक देख लिया था। तो आज जो मैंने नोट्स बनाया है आपका, उससे आगे का बनाया है। तो आज जो भी है उसके आगे का पोर्शन हम देख लेते हैं। आज जैसे साइक्लोन है दोस्तों। साइक्लोन हमें पता है कि साइक्लोन का मतलब क्या होता है कि साइक्लोन एक लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ हवाएं जो हैं वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं और सेंटर पर उसकी जो है वो हवाएं जो होती हैं वो डिसेंड करती हैं, मतलब नीचे की ओर गिरती हैं। जो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है दोस्तों, अर्थ के घूर्णन के कारण जो है उस पे एक आभासी बल लगता है जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और कोरियोलिस फोर्स के कारण कोई भी विंड होती है या जल होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट साइड में क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, मुड़ जाता है, मतलब उसकी डायरेक्शन मुड़ जाती है। तो इसी के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज साइड में घूमता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है। दोस्तों, आज थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बगल की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया पर वो अभी रुक नहीं रहा है, तो मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो तो उसको प्लीज़ बियर करिएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन आते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन आते हैं। दोस्तों, क्लॉकवाइज साइक्लोन आते हैं। दोस्तों, एंटी साइक्लोन जो होता है साइक्लोन का अपोजिट होता है। इसमें जो सेंटर होता है साइक्लोन का उसमें हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर के कारण जो एयर होती है वो डिसेंड करती है जब तो। और ये जो होता है एक शांत क्षेत्र होता है। एंटी साइक्लोन एक शांत क्षेत्र होता है। तो साइक्लोन जब भी आएगा तो आधी तूफान बारिश होती है, लेकिन एंटी साइक्लोन में कोई भी बारिश और तूफान नहीं आता है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि द सरफेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड अपॉन द सेंटर ऑफ साइक्लोन। तो सेंटर का जो साइक्लोन होता है वहाँ पे जो सरफेस विंड होती है वो इनवर्ड सेंटर में स्पाइरल करती हैं। ये बिल्कुल सही है। और रीजन क्या दे रहा है, बिकॉज एयर डिसेंड्स एट सेंटर ऑफ साइक्लोन। क्योंकि दोस्तों जो साइक्लोन का सेंटर होता है वहाँ पे एयर डिसेंड करती है। तो एयर डिसेंड के कारण वो हवाएं फिर बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती हैं और फिर वो कोरियोलिस फोर्स के कारण रोटेट होने लगती हैं। तो दोनों करेक्ट है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है हमारा कि दोस्तों जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूएसए में आता है, कैरिबियन सी या गल्फ ऑफ मैक्सिको में उठता है, उसको टॉर्नेडो कहते हैं। तो टॉर्नेडो क्या होते हैं, टॉर्नेडो साइक्लोन की कैटेगरी होती है जो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और दोस्तों, साइक्लोन भी दो टाइप का होता है। एक ट्रॉपिकल क्षेत्र में अगर आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में अगर आ रहा है तो ऐसे साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। लेकिन अगर वो जो साइक्लोन है वो टेम्परेट क्षेत्र में आ रहा है 30 से 60 के बीच में, तो ऐसे साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। तो टॉर्नेडो जो होता है वह एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रॉपिकल साइक्लोन का टाइप होता है जो मोस्टली कैरेबियन सी में ओरिजिनेट होता है। ठीक है। और जो टॉर्नेडो होता है वो क्या होता है कि इसमें इतनी एक जो एलिफेंट होती है, एलिफेंट के ट्रंक की तरह उसकी जो सूंड होती है, सूंड की तरह इसमें इसके जो स्ट्रक्चर होता है और ऊपर जो घने बादल होते हैं, तो इट इज़ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड बनता है इसमें और खूब बारिश होती है। यूएसए का वह रीजन जिसको टॉर्नेडो वैली कहा जाता है दोस्तों, वो मिसिसिपी प्लेन्स होता है। जो मिसिसिपी रिवर है, मिसिसिपी रिवर के द्वारा जो बना हुआ प्लेन है उसको टॉर्नेडो वैली कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो आता है। मिसिसिपी प्लेन को ग्रेट प्लेन भी कहते हैं या मिसिसिपी मिसूरी प्लेन कहते हैं, जो दो नदियों के बना है। तो अभी हमने देखा कि कैरिबियन सी में टॉर्नेडो आता है और फिर किसकी तरफ भाग पड़ता है, ये कोस्ट की तरफ बढ़ता है। तो कोस्ट में कौन आता है, मिसिसिपी प्लेन्स ही आता है। तो इसीलिए यूएसए के मिसिसिपी प्लेन वाले रीजन को क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो वैली कहा जाता है।
उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि व्हिच इज एसोसिएटेड विथ टॉर्नेडो। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, चाइना सी, इंडियन ओशन और यूएसए। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ट्रिकी है। हमने अभी पढ़ा कि टॉर्नेडो वैली क्या है, मिसिसिपी का प्लेन है। चूँकि टॉर्नेडो जो तबाही जो है वो लैंड पर, टॉर्नेडो या ट्रॉपिकल तूफान जो होते हैं उत्पन्न भले पानी पे होते हैं, लेकिन उनका मेन काम या तबाही जो होता है वो लैंड पे होता है। तो इसीलिए इसमें गल्फ़ ऑफ मैक्सिको ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से तूफ़ान उठ सकता है लेकिन जो मेन तबाही होता है वो यूएसए के लैंड पे होता है। तो इसलिए इन चारों में जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा और जिसको आयोग ने भी माना था वो यूएसए है। तो व्हिच इज एसोसिएटेड विद टॉर्नेडो, यूएसए के मिसिसिपी प्लेन। उसके बाद दोस्तों टॉर्नेडो की जो इंटेंसिटी होती है वो किससे मेजर की जाती है? टॉर्नेडो की जो इंटेंसिटी होती है वो फुजीता स्केल से मेजर की जाती है। किससे? फुजीता स्केल से। उसके बाद कौन सा एरिया टाइफून से ससेप्टेबल होता है? दोस्तों टाइफून भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो चाइना वाले सी में आता है, तो उसको टाइफून कहते हैं। मैंने क्या कहा? अभी अगला क्वेश्चन वही है कि अलग अलग क्षेत्रों में ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो टाइफून कहाँ पे आता है? चाइना सी में आता है। तो ये अगला हमारा क्वेश्चन ही यही है कि यूएसए में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसे हरिकेन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन आता है उसे विली कहते हैं। चाइना में या चाइना सी में जो साइक्लोन आता है उसे टाइफून कहते हैं। इंडिया में तो साइक्लोन ही कहते हैं। फिलीपींस में इसको क्या कहते हैं? बागुयो कहते हैं। फिलीपींस में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसे बागुयो कहते हैं। और जापान में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसे टाइफू कहते हैं। तो टाइफून और टाइफू रिलेटेड लग रहा होगा आपको। स्केल यूज्ड टू मेजर डैमेज काज्ड बाय हरिकेन। दोस्तों जब कभी भी हरिकेन आता है तो उसके द्वारा जो डैमेज क्रिएट होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज होता है? स्केल यूज टू मेजर डैमेज काज्ड बाय अ हरिकेन वो होता है सफ़िर सिम्पसन स्केल। सफ़िर सिम्पसन स्केल। याद इसको ऐसे रख सकते हैं कि साइक्लोन ने कितना सफ़र या डैमेज करवाया, तो सफ़िर सिम्पसन स्केल। उसके बाद ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो साइक्लोन होता है, जो स्टॉर्म होता है, जो हरिकेन होते हैं, इन सब की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और इनकी सीवियरिटी मतलब तीव्रता भी बढ़ रही है। उसके बाद अगर किसी बैरोमीटर हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर किसी बैरोमीटर में सडन फॉल ऑफ मरकरी है, यानी मरकरी फॉल हो रहा है, यानी प्रेशर, चूँकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है, तो अगर मरकरी इसका सडन फॉल हो रहा है तो यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है। तो किसी भी बैरोमीटर में अ सडन फॉल ऑफ मरकरी क्या डिनोट करता है कि अब स्टॉर्मी वेदर है, यानी अब स्टॉर्म तूफान आने वाला है। और अगर जो है बैरोमीटर का लेवल बढ़ रहा है मरकरी का, तो मतलब वो एंटी साइक्लोन है, क्योंकि अब हाई प्रेशर आ रहा है। हाई प्रेशर मतलब क्लियर वेदर होता है। तो लो प्रेशर जो होता है मतलब होता है फॉल ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर, जब भी लो प्रेशर होता है। इन साउथ अटलांटिक ओशियन एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डजंट ओरिजिनेट। दोस्तों जो साउथ अटलांटिक ओशियन है उसमें आपने देखा कि जितना भी अभी ऊपर साइक्लोन पड़ा कहीं पे भी साउथ अटलांटिक ओशियन की बात नहीं है। और जो साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन वहाँ पे भी साइक्लोन नहीं आते। तो उसका क्या कारण है? उसका बस इतना ही कारण है क्योंकि वहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर जो है, सी के सरफेस का जो टेम्परेचर है उतना ज़्यादा हो नहीं पाता 22 से 25-27 के बीच में कि वहाँ पे साइक्लोन आए। और इसका कारण ये है कि वहाँ पे वाटर की मिक्सिंग बहुत अच्छे से होती है, तो इस कारण उतना सी सरफेस टेम्परेचर नहीं हो पाता कि वहाँ पे साइक्लोन आए। क्योंकि साइक्लोन आने के लिए सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 22 से 27 के बीच के आसपास होना चाहिए। उसके बाद कहीं कहीं 25-27 भी लिखा रहेगा, तो मतलब जो भी है एक पर्टिकुलर रेंज टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे पूरे अर्थ पर 4 जेट स्ट्रीम हैं, 2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 2 साउदर्न हेमिस्फीयर में, और इनका नाम क्या होता है? साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, चूँकि ये वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती है, वेस्ट डायरेक्शन से फ़्लो होती है। जो जेट स्ट्रीम होता है दोस्तों ये 8 से 15 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर होता है, और इसमें चलने वाली जो बहुत तेज़ गति की हवाएं चलती हैं उनका स्पीड होता है 150 से 250 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, ओनली सम साइक्लोन डेवलप इन आई। हाँ, जो हमने पढ़ा था कि जो साइक्लोन की एक आई होती है, सेंटर जो होता है उसका शांत क्षेत्र होता है, उसको साइक्लोन का आई कहते हैं। तो जो अच्छे से साइक्लोन डेवलप होते उन्हीं में ही आई डेवलप होता है, बाकी में नहीं। तो ओनली सम साइक्लोन डेवलप इन आई। इसके बाद आई के अंदर जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो जनरली ज़्यादा होता है, और उसका कारण बस इतना सा होता है कि आई के चारों ओर बादल बनते हैं, बारिश होती है तो टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। लेकिन आई में जो है एयर डिसेंड करती है, हाई एयर डिसेंड करती है और वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो उतना ज़्यादा कम नहीं हो पाता। तो इसीलिए टेम्परेचर जो आई के अंदर होता है वो हायर होता है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ लेटीट्यूड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी स्थान जिस लेटीट्यूड पे होगा वही डिसाइड करेगा कि वहाँ पे कितनी सनलाइट होगा और कितनी इंटेंसिटी का होगा, और सनलाइट से ही वाटर में मॉइस्चर होता है। तो ये सही है कि द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ लेटीट्यूड। और रीजन क्या दे रहा है कि बिकॉज द एबिलिटी टू कीप मॉइस्चर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। हाँ, जो मॉइस्चर को कीप करने की एटमॉस्फेयर में एबिलिटी होती है वो उसके टेम्परेचर पे डिसाइड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है मॉइस्चर की ऑब्जर्वेशन की पावर जो है वो बढ़ती जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन लेटीट्यूड। दोस्तों जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ेगा मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होती है तो वहाँ पे मॉइस्चराइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है ह्यूमिड हीट इज एक्सपीरियंस इन समर व्हेन वेदर इज मगी। दोस्तों समर में जब वेदर मगी होता है तो ह्यूमिड हीट होता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का परिभाषा ये होती है कि एटमॉस्फेयर में जितने वाटर वेपर हैं। और उसके बाद 90% जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर का वो कहाँ तक मिल जाती है, 5 किलोमीटर तक मिल जाती है। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर में उपस्थित एयर के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पूरे अर्थ पर जो हमारा विंड का पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है जो यहाँ पे दिखाया गया है। जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में क्षेत्र होता है वो इक्वेटर का लो प्रेशर क्षेत्र होता है, जिसको इक्वाटोरियल लो प्रेशर कहते हैं ELP। इसको डोल्ड्रम भी कहते हैं। फिर 30 से 35 नॉर्थ लेटीट्यूड या 30 से 35 साउथ लेटीट्यूड जो होता है वो एक हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है और इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहते हैं। और उसके बाद 60 से 65 नॉर्थ और साउथ जो होता है वो टेम्परेट लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, और उसके साउथ में भी ऐसे ही होता है। और उसके बाद पोलर होता है, पोलर हाई प्रेशर दोनों। तो जो इक्वेटर का लो प्रेशर होता है और जो पोलर का हाई प्रेशर होता है ये थर्मली इंड्यूस होता है, मतलब कि टेम्परेचर के कारण होता है। जबकि जो बीच वाला जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है, मतलब कि एयर की गति के कारण ये वाला क्षेत्र लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है। जबकि पोलर और इक्वेटर वाला जो है वो टेम्परेचर के कारण होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है 30 से 35 वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको हार्श लेटीट्यूड भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि हार्श लेटीट्यूड क्या है तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। एक्चुअली में जब पुराने ज़माने में जो ट्रेडर्स होते थे यात्रा करते रहते थे, हवाओं की गति के अनुसार जहाज़ों में यात्रा करते रहते थे, तो घोड़े लाद कर ले जाते थे। तो कई बार जब इस लेटीट्यूड में आते थे तो उनकी नाव चलती नहीं थी, तो नाव को हल्का करने के लिए कुछ घोड़े जो है वो समुद्र में उठा के फेंक देते थे। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, हार्श लेटीट्यूड हो गया, ताकि जहाज़ अच्छे से चल सके। उसके बाद है 60 से 65 60 to 50 डिग्री लेटीट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर है लो प्रेशर। दोस्तों 60 से 65 डिग्री का जो लेटीट्यूड होता है दोनों हेमिस्फीयर में उसको वह लो प्रेशर होता है। अभी हमने देखा या जो होता है वो क्या होता है,
पोल टेम्परेट लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। और रीजन क्या दे रहा है कि लो प्रेशर एरिया आर स्टेबल ओवर ओशियन रेदर देन ऑन लैंड। दोस्तों लो प्रेशर का एरिया जो होता है वो ओशियन पर तो स्थिर होता है लेकिन लैंड पर स्थिर नहीं होता। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं साइक्लोन जो है लो प्रेशर का एरिया समुद्र पर ही आता है। तो ए सही है, आर फॉल्स है। तो लो प्रेशर एरिया आर स्टेबल ओवर ओशियन रेदर देन लैंड, ये गलत हो गया। उसके बाद है हार्श लेटीट्यूड। ये अभी मैंने बताया कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ लेटीट्यूड को हार्श लेटीट्यूड कहा जाता है। जहाज़ में से घोड़े जो है फेंक दिए जाते थे। यह एक हाई प्रेशर बेल्ट है। उसके बाद है एयर प्रेशर इज लोवेस्ट इन व्हिच सीजन। दोस्तों विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन और समर किस समय एयर प्रेशर लो होता है? दोस्तों जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि एयर प्रेशर जो है लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हवाएं गर्म होकर उड़ जाती हैं, तो वो स्थान खाली हो गया तो एयर का प्रेशर लो हो गया। तो हाई टेम्परेचर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो एयर प्रेशर लोवेस्ट कब होगा? दोस्तों समर का जब सीजन होता है तब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सनलाइट सीधे पड़ती है, तो एयर प्रेशर उस समय क्या होगा? लोवेस्ट होगा इन चारों सीजन में। तो एयर प्रेशर इज लोवेस्ट ड्यूरिंग समर सीजन। और देखते हो ना समर में ही तूफान और वो सब चीज़ें आती रहती हैं। उसके बाद है ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म ऑन क्लाउडी नाइट। दोस्तों क्लाउडी नाइट जब बादलों वाली रात होती है तो ड्यू ड्रॉप्स जो है वो नहीं बनते हैं। और उसका कारण क्या होता है? क्लाउड जो होते हैं क्या करते हैं, क्लाउड जो है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं, क्योंकि उसमें वाटर वेपर होते हैं। वे जो है अर्थ से आने वाली इंफ्रारेड लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती हैं और अर्थ पर गर्मी बढ़ा देती हैं। तो गर्मी बढ़ने के कारण ड्यू जो है वो पिघल जाता है और ड्यू ड्रॉप नहीं बन पाता। उसके बाद क्लाउड से रिलेटेड चैप्टर देख लेते हैं। दोस्तों क्लाउड कैसे बनता है? तो हमें पता है कि क्लाउड जो होता है वो कंडेंसेशन का रिजल्ट होता है। देखो सिंपल क्या होता है, सनलाइट अगर ओशियन में गिरती है तो ओशियन से जो जल होता है वो मॉइस्चराइजेशन होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, और वह वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में ऊपर उठता है। ऊपर उठते उठते धीरे धीरे वो, चूँकि जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर कम होता है, तो वो जो मॉइस्चर होता है वो ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है और फिर बूंद बनता है और फिर बारिश होता है। उसके बाद ये 4 क्लाउड दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा क्लाउड जो है वो हाईली इंटेंस रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड है, क्यूमुलस क्लाउड है, साइरो स्ट्रेटस क्लाउड है, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। दोस्तों इसमें से निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का रेन करता है। और ये जो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड होता है ये नींबू की रस की तरह भरा होता है बिल्कुल। ये डार्क ग्रे कलर का होता है और अर्थ के सरफेस के आसपास होता है, तो वेरी नियर टू अर्थ सरफेस होता है, तो इसीलिए इसको निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। उसके बाद है हाईएस्ट अल्टीट्यूड क्लाउड्स कहाँ पे मिलते हैं? दोस्तों हाईएस्ट अल्टीट्यूड क्लाउड जो होते हैं वो साइरो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, वो 1800 फीट पर मिलते हैं। तो हाईएस्ट क्लाउड कौन सा होता है? साइरो स्ट्रेटस क्लाउड होता है। थंडर क्लाउड्स कैसे डेवलप होते हैं? थंडर क्लाउड्स बनने सिंपल सी बात है कि ऊपर मॉइस्चर हवा ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा, वर्टिकल विंड बहेंगी, ऊपर की हवाएं फ्लो होंगी, और हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में होता है। तो थंडर क्लाउड्स बनने के सब कारण होते हैं कि हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगा, कंडेंसेशन होगा, वर्टिकल विंड ऊपर उठेंगी, बादल बनेंगे और बारिश होगी गरज कर। तो थंडर क्लाउड जनरली क्या करते हैं, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, हमने पढ़ा था 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? सिंपली समुद्र गर्म हुआ, मॉइस्चर हुआ, हवाएं ऊपर उठी, बादल बना, बारिश हो गई उसी स्थान पे। उसके बाद एक ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जो पर्वतों के किनारे पर होती है, वैली सी पर्वतों की तरफ। और एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, जो साइक्लोन के कारण होती है। तो थंडर क्लाउड बनने की सारी कंडीशन है। उसके बाद इन थंडर, दोस्तों जो थंडर स्टॉर्म होता है उसमें थंडर मतलब जो बिजली होती है कैसे बनती है? तो लाइटनिंग के डिस्चार्ज से बनती है।
तो इन थंडर स्टॉर्म, थंडर इज द साउंड काज्ड बाय लाइटनिंग डिस्चार्ज। उसके बाद अब हमारा विंड से रिलेटेड चैप्टर आ गया। तो सबसे पहले विंड समझते हैं। विंड या पवनें होती क्या हैं दोस्तों? हॉरिजॉन्टल विंड, हॉरिजॉन्टल एयर को ही पवन कहा जाता है। तो द मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो जब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का क्षेत्र जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पे डेवलप होता है तब उसको विंड कहते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर इज कॉल्ड विंड। दोस्तों विंड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लानेटरी विंड होता है, एक होता है पीरियोडिक विंड होता है या सीजनल विंड होता है, एक होता है लोकल विंड। प्लानेटरी विंड को परमानेंट विंड भी कहते हैं, जो हमेशा अर्थ पर बहती रहती हैं। जैसे आपने ट्रेड विंड का नाम सुना होगा या ईस्टर्ली का नाम सुना है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ चलती है। और वेस्टर्ली का नाम सुना होगा, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से टेम्परेट लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। और तीसरा पोलर विंड्स का भी नाम सुना होगा, जो पोलर क्षेत्र से चलती हैं। तो ये सारे तीनों जो हैं प्लानेटरी या परमानेंट विंड हैं। दोस्तों वेस्टर्ली कई टाइप की होती है। जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको देखते हैं, इसके कई नाम हैं। जैसे 40 डिग्री लेटीट्यूड पे इसको रोरिंग 40 कहते हैं, 50 डिग्री लेटीट्यूड पे इसको फ्यूरियस 50 कहते हैं, और 60 डिग्री लेटीट्यूड पे इन साउदर्न हेमिस्फीयर इसको श्रिंकिंग 60 कहते हैं। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये घटनाएं नहीं होती। ये एक्चुअली वेस्टर्ली, साउदर्न हेमिस्फीयर की जो वेस्टर्लीज होती है वो बहुत तेज़ गति से चलती हैं। उसके बाद है इन ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ ओशियन आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओविंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। दोस्तों जो ट्रॉपिकल जोन होता है वहाँ पे ओशियन का जो वेस्टर्न सेक्शन होता है वो वार्मर होता है कंपैरिजन टू ईस्टर्न सेक्शन। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन की घटना को देखें तो भी हम समझ जाएंगे कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो साउथ पैसिफिक ओशियन का जो वेस्टर्न कोस्ट होता है वो क्या होता है, वार्मर होता है। तो ये वही कर रहा है कि वेस्टर्न सेक्शन ओशियन के वार्मर होते हैं नॉर्मल के सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो दोस्तों टेम्परेट रीजन में जो वेस्टर्लीज होता है वो क्या करती है, वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। वेस्टर्ली जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है तो वेस्ट कोस्ट पे बारिश करा देती है और ईस्ट कोस्ट जो है ठंडा पानी मिल जाता है, जबकि ईस्ट कोस्ट में खाली रह जाता है वो। तो टेम्परेट जोन में जो वेस्टर्लीज होती है वो ईस्टर्न सेक्शन को वार्मर करती है देन वेस्टर्न सेक्शन। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट हैं। तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में वेस्टर्न सेक्शन ओशियन का वार्मर क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रेड विंड होती है वो ईस्टर्न कोस्ट पे ही बारिश करा के ख़त्म हो जाती है, वेस्टर्न कोस्ट तक पहुँचती ही नहीं। एक कारण ये होगा। दूसरा कारण हो गया कि जो ट्रेड विंड होती है वो वेस्टर्न कोस्ट पे पहुँचते पहुँचते गर्म हो जाती है, क्योंकि हवा फ्रिक्शन के कारण गर्म होती जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। उसके बाद असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये गलत हो गया। मैंने अभी कोरियोलिसिस फोर्स का बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का पैटर्न जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। तो ये तो गलत हो गया। आर क्या कर रहा है कि कोरियोलिस फोर्स गवर्न द विंड पैटर्न इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो होता है वही विंड पैटर्न को डिसाइड करता है कि कोई लेफ्ट मुड़ेगा या अपने या दाएं मुड़ेगा। तो ये इज फॉल्स आर इट ट्रू? तो हॉरिजॉन्टल विंड नियर अर्थ सरफेस 3 चीज़ों से इफेक्ट होता है। एक तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होता है। दूसरा कोरियोलिस फोर्स होता है जो कि अर्थ के मोशन के कारण होता है। और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जब हवाएं चलती हैं तो वो अर्थ के सरफेस पे टकरा के घर्षण टकराती हैं और घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसके बाद है असर्शन है कि विंड पैटर्न आर क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हम बार बार देख रहे हैं।
और इसका रीजन क्या है, कोरलिस फोर्स डिसाइड दिस। तो ये भी सही है, तो ए करेक्ट है, आर इज करेक्ट, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद वेस्टर्लीज इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज स्ट्रांगर देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी हमने बताया कि दोस्तों जो साउदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज से ज़्यादा स्ट्रांगर होती है। उसका कारण यह है कि वेस्टर्लीज जिस क्षेत्र में बहती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे लैंड कम है, तो लैंड कम होने के कारण फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होने के कारण वेलोसिटी बहुत तेज़ रहती है इनकी। तो इसीलिए इनको वो जो रोरिंग 40, श्रिंकिंग 60 ये जो अभी पढ़ा था ये वही था। तो वेस्टर्लीज इन साउदर्न हेमिस्फीयर स्ट्रांगर देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज लेस लैंड्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर है कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नो फ्रिक्शनल फोर्स होता है और इससे क्या होता है ना, तो और कम लैंड होने के कारण लैंड की हीटिंग नहीं हो पाती जिससे टेम्परेचर ना बढ़ पाए। उसके बाद नोट क्या है कि कोरियोलिस फोर्स इज सेम इन बोथ हेमिस। दोस्तों दोनों हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या होता है, सेम होता है। व्हाट आर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s। दोस्तों साउदर्न हेमिस्फीयर की जो वेस्टर्लीज होती हैं इनको रोरिंग 40, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s कहते हैं। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ही होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होती क्योंकि वहाँ पे लैंड होता है। दूसरा क्या है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और कॉन्स्टेंटली बहती रहती है, मतलब बहुत तेज़ गति से चलने वाली हवाएं होती है। और इनका जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होता है, या साउथ ईस्ट। तो इनका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। और ये क्या करती हैं, स्काई करती है, रेन करती हैं और वेदर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं अपने से एसोसिएटेड। और एकमात्र लैंड या एकमात्र कैपिटल जो रोरिंग 40 या 50 या 60s के क्षेत्र में आता है वो न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। तो न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत तेज़ गति से रोरिंग 40s बहती हैं और ये उसी के क्षेत्र में हैं। तो समझ गए हम कि ये सब जो फिनोमेना है वो वेस्टर्लीज के टाइप हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में, और नाम ही इसका वेस्टर्लीज है, तो ऑब्वियस है ये वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होंगी। उसके बाद रीजन इन विच लॉन्ग 40s विंड्स फ्लो। दोस्तों लॉन्ग 40s मतलब वही फ्यूरियस 40s है। तो ये किस रीजन में फ़्लो होता है, देखो नॉर्थ सी में तो फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। कैरिबियन सी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसमें भी नहीं फ्लो होगा। कोरल सी जो है वो 23 डिग्री साउथ पे है, तो यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि ये 40s है, तो 40 डिग्री लेटीट्यूड पे होगा। और इन चारों में से जो इंडियन ओशियन है वही 40 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर तक जाता है, तो इसीलिए लॉन्ग 40 जो कहाँ पे मिलेंगी, इंडियन ओशियन में मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे एक लोकल विंड का क्वेश्चन आ गया है कि इफेक्ट ऑफ चिनूक विंड इन सेंट्रल प्लेन ऑफ यूसी। दोस्तों चिनूक जो है वो रॉकी पर्वत के वैली में बहने वाली एक गर्म हवाएं होती हैं, लोकल हवाएं होती हैं जो आसपास का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो चिनूक विंड का इफेक्ट क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ विंड इंक्रीजेज, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रेयरी के घास में जो बर्फ़ जमी होती है वो पिघल जाती है और घास की मैदान जो है तैयार हो जाती है। इसीलिए चिनूक को स्नो वीटर भी कहते हैं। यह एक हार्ट विंड होती है अलोंग रॉकीज। उसके बाद है काज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ विंड टूवर्ड द लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये कोरियोलिस फोर्स ही है जो, या रोटेशन ऑफ अर्थ का लो, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण लगने वाला जो बल है उसकी खोज कोरियोलिस नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। द विंड फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड द मेडिटेरियन सी। दोस्तों हाई प्रेशर एरिया का मतलब क्या हो गया कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से मेडिटेरियन सी की तरफ, चूँकि मेडिटेरियन सी की जो लोकेशन है वो 40 डिग्री के आसपास है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री की तरफ बहने वाली विंड को क्या कहा जाता है, वेस्टर्ली कहोगे, ट्रेड विंड कहोगे, मानसून कहोगे या सी विंड कहोगे। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आपको लगेगा कि वेस्टर्लीज है, पर इसका आंसर ट्रेड विंड है। उसका कारण देखते हैं क्या होता है। जो मेडिटेरियन सी है वो 40 डिग्री 30 से 40 के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। तो जब समर का सीज़न होता है तब यह ट्रेड विंड के इफ़ेक्ट में आता है, और जब विंटर का समय होता है तब ये वेस्टर्लीज के इफ़ेक्ट में आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो गया था, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर ट्रेड विंड ही माना है। तो उसका रीजन उसका कुल रीजन मात्र इतना था कि ये समर की बात की जा रही है। समर में जो मेडिटेरियन सी है वो
ट्रेड विंड के इफ़ेक्ट में आता है। तो इसीलिए विंड जो कि हाई प्रेशर से एरिया से मेडिटेरियन सी की तरफ बहेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेड विंड हो जाएगा। ठीक है, तो इन समर मेडिटेरियन सी 30 से 40 डिग्री में आता है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, तो इसलिए विंटर में क्या होता है, ये वेस्टर्लीज, और विंटर में वेस्टर्लीज बन जाता है। तो जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इसके मेडिटेरियन सी की तरफ जो बहेगी वो क्या हो जाएगी, ईस्टर्लीज हो जाएगी। दोस्तों सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड क्या कहा था, मानसून टाइप के क्लाइमेट की पहचान है। मानसून का मतलब ही होता है, मानसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अब यहाँ पे उसके बाद आ गया कुछ लोकल विंड्स आ गई और वो कहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन मैच करने लिस्टिंग में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो लोकल विंड दिया है और वो किस रीजन में पाए जाते हैं वो दिया हुआ है। तो दोस्तों जो फोहन है, फोहन जो है वो अल्प्स माउंटेन के क्षेत्र में पाई जाती है, स्विट्ज़रलैंड में। तो फोहन एक गर्म विंड है जो कि एल्प्स स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है। और उसके बाद सेंटा एना जो है ये यूएसए के कैलिफोर्निया में चलने वाली लोकल विंड है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि सैन एंड्रियास भी यूएसए में है, तो वहाँ से कैलिफोर्निया में ही है वहाँ पे। उसके बाद सिमूम जो है, सिमूम एक वार्म विंड है जो कि कुर्दिस्तान में चलती है, सऊदी अरेबिया में। जोंडा दोस्तों अर्जेंटीना में चलती है, A to Z वाला लेटर से हम याद रख सकते हैं। बोरा जो है वो इटली में है। मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है जो कि राइन वैली में चलती है, यानी स्पेन और फ्रांस में, जो कि स्पेन और फ्रांस से बॉर्डर बनाती है राइन वैली। तो मिस्ट्रल जो है वो राइन वैली यानी स्पेन और फ्रांस में बहती है। खमसिन दोस्तों, या खमस्ता का मतलब होता है जो बहुत गर्म होता है। तो गर्म सहारा डेजर्ट का वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ से हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो खमसिन एक वार्म विंड है जो कि इजिप्ट में चलती है। चिनूक यूएसए में चलता है, हमने अभी देखा। सिरोको दोस्तों, सिरोको जो है एस से सिरोको, एस से सिसिली, इटली के सिसिली आइलैंड में चलता है। ये मेडिटेरियन सी से आने वाले जो तूफ़ान होता है ये जो अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका है, जो सहारा वाला डेजर्ट है, वहाँ से बालू के तूफ़ान आते हैं और मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके इटली के सिसिली में गिरते हैं बारिश के साथ। तो ये जो बालू होते हैं हल्का रेड कलर का होते हैं, तो पानी के साथ मिलने पे ये और थोड़ा रेड हो जाते हैं, तो इसलिए सिरोको को ब्लड रेन भी कहा जाता है इटली में। उसके बाद ब्लिजर्ड दोस्तों, ब्लिजर्ड जो है वो कनाडा, यूएसए और साइबेरिया में, ठंडे वाले क्षेत्रों में। नॉरवेस्टर हमें पता है काल वैसाखी जो कि इंडिया के वेस्ट बंगाल में है। लेवेचे जो है या लेवेंटर जो है ये कहाँ पे है, लेवेचे या लेवेंडर स्पेन में है। ब्रिक फील्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के फील्डर बहुत अच्छे होते हैं, इसे रिलेट कर सकते हो। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में है। सामल जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में है। अरेबियन पेनिनसुला में यानी इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान में पाया जाता है। यामो जो है वो यमहा से रिलेट कर सकते हो, जापान में है। हबूब जो है वो सूडान में है, हबूब सूडान में है। हर मटन जो है वो सहारा डेजर्ट के नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट वाले कंट्रियों यानी मोरक्को, ट्यूनीसिया, इन सब कंट्री में पाई जाती है। और हर मटन एक वार्म विंड है। गुयाना में इस हवा के चलने से हेल्थ बेनिफिट होता है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है हर मटन को। तो हर मटन क्या है, एक वेस्ट फ्लो होने वाली एक क्या है, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट सहारा में फ्लो होने वाली एक गर्म हवा है। ब्लैक रोलर जो है दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका में है। अमेरिका में ब्लैक्स हैं तो नॉर्थ अमेरिका में है। पुर्गा जो है ये रसिया का कोल्ड एयर है। और पैम्परो दोस्तों जो है ये पंपास रीजन में बहती है, तो नाम से क्लियर हो रहा है पैम्परो पंपास यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये लोकल विंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए सब कवर हो गए। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों
अगर हम पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया देखें तो टेम्परेट कोनीफरस फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो टेम्परेट कोनीफरस फॉरेस्ट जो है कवर्स हाईएस्ट परसेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन वर्ल्ड। टेम्परेट कोनीफरस फॉरेस्ट कवर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया फॉरेस्ट इन वर्ल्ड। कंट्री हैविंग कॉन्टिनेंटल प्रोविजन फॉर 60% फॉरेस्ट एरिया। दोस्तों भूटान के संविधान में लिख दी गई है कि मिनिमम 65% जो है फॉरेस्ट कवर होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते कहाँ हैं दोस्तों? एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? इक्वाटोरियल रीजन में मिलते हैं, इक्वेटर वाले रीजन में मिलते हैं। तो ऐसे 3 रीजन हैं। एक तो अमेजन बेसिन इक्वेटर में आता है, तो वहाँ अमेजन बेसिन वाले कंट्री यानी ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, सूरीनाम, इन सब जगह मिलते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। या तो फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आए तो इक्वेटर पे कांगो बेसिन आता है, यानी जो हमारा गेबान, कांगो, कैमरून है, वहाँ पे मिलता है। या फिर साउथ ईस्ट एशिया में 2 कंट्री हैं, एक तो इंडोनेशिया, एक है पापुआ न्यू गिनी, ये भी इक्वेटर पे ही आते हैं। तो इन 2 कंट्री से होकर इन 2 कंट्री में पाई जाती है। तो इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल नहीं होगा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इक्वेटर पे है ही नहीं। फ्रांस भी नहीं होगा और कनाडा भी नहीं होगा। तो ब्राज़ील ही एक ऐसी एकमात्र कंट्री है जो इक्वेटर पे, तो इसलिए एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में मिलेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट दोस्तों 10 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच में अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। उन क्षेत्रों में मिलता है जहाँ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, यानी इक्वेटर वाले क्षेत्र। इक्वेटर के पास में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या डेंस फॉरेस्ट ही मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा? कांगो बेसिन पे मिलेगा, अभी हमने देखा ऊपर। टैगा फॉरेस्ट दोस्तों क्या होते हैं? टैगा फॉरेस्ट को बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये टेम्परेट रीजन में मिलते हैं 40 से 45 डिग्री ऊपर। तो टैगा फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? टैगा फॉरेस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेट रीजन। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे हैं? तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जंगल है और सबसे घना जंगल है वो अमेजन रिवर बेसिन है, ये हमें पता ही है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंस फॉरेस्ट आर इन ब्राज़ील अमेजन रिवर बेसिन। उसके बाद इन 4 में से कह रहा है कि किसके पास हाईएस्ट जो है जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंदर कवर है? तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और जापान में जापान में सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो उसकी टोटल एरिया का फॉरेस्ट कवर है। जैसे जापान की टोटल एरिया का 68% फॉरेस्ट है, जबकि इंडिया में अभी 24.61% ही है। चाइना में तो और कम 22 है, इंडोनेशिया में 50 है। उसका रीजन है इंडोनेशिया में, क्योंकि वो क्या है, इक्वेटर वाले क्षेत्र में आता है। उसके बाद है कोनीफेरस फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड। कहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलते नहीं हैं? तो अगर हम अमेजोनिया, स्कैंडिनेवियन, कनाडा और फिनलैंड में देखें तो कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है दोस्तों, ये जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है जो 50 से 60 नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड पे मिलती है। तो ऑब्वियस है कि ये अमेजोनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेजोनिया ब्राज़ील में, और ब्राज़ील एक इक्वेटर कंट्री है, इक्वाटोरियल कंट्री है, इक्वेटर पर स्थित है। तो यहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट मिल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट हैं। तो जबकि स्कैंडिनेविया, कनाडा, फिनलैंड ये सब टेम्परेट रीजन में ही आते हैं जहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलता है। उसके बाद है इन अफ्रीका डेंस हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? तो इन 4 देशों में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या एंड आइवरी कोस्ट। अगर आप आइवरी कोस्ट को मैप में देखोगे, वेस्ट अफ्रीका में इक्वेटर के पास में है, तो यहीं और इक्वेटर पे ही हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट डेंस, तो इसीलिए वहाँ पे डेंस, क्योंकि दोस्तों डेंस फॉरेस्ट बनने के लिए खूब पानी, खूब धूप चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस होता है। तो अफ्रीका में जो डेंस हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट है वो कहाँ पे मिलता है? इन 4 में से आइवरी कोस्ट पे मिलेगा, क्योंकि केन्या भी जो है वो इक्वेटर से काफ़ी दूर है, जिम्बाब्वे तो बिल्कुल साउथ में है, और साउथ अफ्रीका भी बिल्कुल साउथ में है। उसके बाद है 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम क्लियर कर दें तो वहाँ पे फॉरेस्ट जल्दी ग्रो नहीं होते हैं और फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, यानी फार्म लैंड की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण यह है कि जैसे ही टेम्परेट फॉरेस्ट को क्लियर किया तो जो लैंड होती है, अगर लैंड पे कुछ नहीं रहता तो वहाँ पे हमें पता है कि बहुत तेज़ गति से पानी बहता है। तो बहुत तेज़ गति से पानी बहने के कारण क्या हो जाएगा कि
वहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे सब बह जाएंगे, लीचिंग हो जाएगा सॉइल का। तो एक्सेसिव रेन के कारण जो होता है न्यूट्रिएंट की लीचिंग हो जाएगी, यानी सारे न्यूट्रिएंट बह जाएंगे, तो पानी जो लैंड हो इनफर्टाइल हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लैंड जो है जब क्लियर किए जाते हैं तो वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर का ज़्यादातर डेवलपमेंट कहाँ किया जाता है, टेम्परेट रीजन में कार्य किया जाता है। उसके बाद है दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो ऑब्वियस है उसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी यानी बायोमास बनने की जो क्रिया होगी, या आप सिंपली समझो वो जो भोजन बनाने की क्रिया फोटोसिंथेसिस होगी वो सबसे ज़्यादा होती देन टेम्परेट फॉरेस्ट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या होता है, सनलाइट चाहिए होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो मान लो एटमॉस्फेयर में है ही, सनलाइट चाहिए या सिंपली वाटर चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा मिलती हैं। उसके बाद टिम्बर दिया और किस कंट्री में पाया जाता है ये, तो दोस्तों जो देवदार है या सेदार जो है ये कनाडा में पाया जाता है क्योंकि ये माउंटेन एरिया का फॉरेस्ट है। उसके बाद डॉगलस फर जो है कहाँ पे मिलता है, मैक्सिको में मिलता है। उसके बाद महोगनी, दोस्तों महोगनी जो है वो एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी है, तो उन कंट्री में पाई जाएगी जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, जैसे सेंट्रल अमेरिका का कंट्री होंडुरस। और टीक तो आप याद रखो कि साल और टीक जो है वो म्यांमार में ही मिलते हैं, टीक एंड साल म्यांमार में ही मिलते हैं क्योंकि ये एक मानसून टाइप का फॉरेस्ट होता है और म्यांमार इंडिया की तरह एक मानसूनल कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीक और साल कहाँ पे मिलते हैं, मानसून टाइप के फॉरेस्ट में। महोगनी और रोजवुड दोस्तों जो है वो इक्वाटोरियल फॉरेस्ट हैं, या इक्वाटोरियल फॉरेस्ट कर लो इनको, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कर लो। प्लम एंड ऑलिव जो होता है दोस्तों ये जो है साइट्रस फूड है, और हमेशा याद रखिएगा आज आप एक बात ज़रूर कि मेडिटेरियन फॉरेस्ट में जो होता है वो साइट्रस फूड मिलते हैं, वो जो खट्टे जूस वाले फल होते हैं, जैसे ऑलिव हो गया, प्लम हो गया, ऑरेंज हो गया, अंगूर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मेडिटेरियन टाइप में मिलते हैं। और पाइन और स्प्रूस दोस्तों कहाँ पे मिलेगा, पाइन और स्प्रूस जो है माउंटेन टाइप के फॉरेस्ट की कैटेगरी है, जो कोनिफरस फॉरेस्ट का एक टाइप है जो कि माउंटेनी क्षेत्रों में मिलता है। तो टीक एंड साल मानसून फॉरेस्ट, महोगनी रोजवुड इक्वाटोरियल फॉरेस्ट, प्लम एंड ऑलिव मेडिटेरियन फॉरेस्ट, एंड पाइन एंड स्प्रूस कोनिफरस फॉरेस्ट। उसके बाद है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्ट टिम्बर एंड वुड पल्प। दोस्तों जो लुगदी होता है यानी जो वुड पल्प होता है और जो सॉफ्ट टिम्बर होता है उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यूएसए है, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे कनाडा है। लेकिन अगर फ्यूल वुड की बात करें यानी ईंधन जलाने वाली लकड़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है, इसीलिए तो पीएम उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। उसके बाद दल बर्जिया जो है दोस्तों, दल बर्जिया जो है रोजवुड फॉरेस्ट की एक स्पीसीज है जो कि इक्वाटोरियल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का में पाया जाता है। सेल्वा या सेल्वा फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो सेल्वा या सेल्वाज जो होते हैं वो ब्रॉड लीफ वाले डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो अमेजन रिवर बेसिन के लोअर पोर्शन में मिलते हैं। हमने ये चीज़ ग्रासलैंड वाले चैप्टर में भी देखी थी कि सेल्वाज जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील में मिलता है, और ये क्या होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, अमेजन के बेसिन में मिलता है जो। उसके बाद ये एक टफ क्वेश्चन है कि वेजिटेशन मेडिटेरियन टाइप का जो क्लाइमेट होता है, अभी आगे आप पढ़ोगे जहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है, तो वेजिटेशन मेडिटेरियन सी का वेजिटेशन टाइप दिया और उसका रीजन पूछा, जैसे मकविस कहाँ पे मिलता है, मकविस एक मेडिटेरियन क्लाइमेट का प्लांट है जो मेडिटेरियन सी के कोस्टल क्षेत्रों में मिलता है। फिनबोज कहाँ पे मिलता है दोस्तों, फिनबोज जो है वो साउथ अफ्रीका में मिलता है। चैम्पारल जो है वो कहाँ पे मिलता है, ये कैलिफोर्निया में मिलता है। और मार्टोरल जो है कहाँ पे मिलता है, चिली में मिलता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा याद करना डिफरेंट है, पर आप कुछ भी अपना निमोनिक्स बना के याद रख सकते हो, जैसे मार्क्विस का एम मेडिटेरियन सी का एम से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों मार्टोरल जो होता है मैटोरल ये चिली में पाया जाता है। फिनबोस जो होता है एक ऐसा वेजिटेशन होता है मतलब मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है, हमें पता नहीं साउथ अफ्रीका में भी मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है।
चिली जो है, चिली में भी मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है। कैलिफोर्निया यूएसए में भी मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है, और मेडिटेरियन कोस्टल रीजन में तो होता ही है। तो मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट जिन 4 जगह, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। तो मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट जहाँ पाया जाता है वहाँ पे पाए जाने वाले ट्री का जो नाम है उससे मैच करवाया है। तो मेडिटेरियन सी के कोस्टल रीजन मकविस होता है, साउथ अफ्रीका में फिनबोस होता है, कैलिफोर्निया में चैपराल होता है, एंड कैलिफोर्निया सी को सी से रिलेट कर सकते हैं, एंड मैटोरल चिली में होता है। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन को रीजन से जोड़ा है, जैसे एपिफाइट्स दोस्तों, कहाँ पे जो परजीवी होते हैं, पेड़ परजीवी होते हैं, जो पेड़ के स्टेम के सहारे ऊपर तक चढ़ते हैं, भंवर टाइप के एपिफाइट्स इक्वाटोरियल टाइप के क्लाइमेट में मिलते हैं। उसके बाद अकेसिया कहाँ पे मिलता है? अकेसिया सहारा डेजर्ट में पाया जाने वाला एक पौधा होता है, डेजर्ट में पाया जाता है, जो कटीले टाइप का होता है, इसकी रूटें बहुत गहराई तक जाती हैं। उसके बाद बाओबाब कहाँ पे होता है? बाओबाब सवाना रीजन का एक ट्री होता है जो अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है। आप मतलब पानी होता है, तो खूब पानी स्टोर करके रखता है, सवाना के ग्रासलैंड में पाया जाता है। उसके बाद देवदार जो है कहाँ पे मिलता है दोस्तों? देवदार या सिदार जो है वो मेडिटेरियन क्षेत्र में मिलता है। देवदार जो है मेडिटेरियन क्षेत्र में भी मिलता है, साथ में टेम्परेट रीजन में भी मिलता है। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कुछ क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं दोस्तों? जो ट्रॉपिक्स के रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक क्या होती है कि चूँकि ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों में है, तो जो भी ह्यूमस गिरता है पेड़ पौधों का, जो भी लीफ गिरता है, उसका फास्टर डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो तुरंत डिकम्पोज करते हैं जैसे लीफ गिरता है पेड़ों से। दूसरा क्या है? सॉइल सरफेस जो होता है बेयर होता है, एंड एपीफाइट्स पाए जाते हैं। वो हमने अभी देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, या एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही एक टाइप होता है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया? नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या है? वर्ल्ड क्लाइमेट है। तो वर्ल्ड क्लाइमेट में देख लेते हैं कि दोस्तों सीजन टू सीजन जो लेंथ, डे और नाइट का जो लेंथ है वो बदलता जो है, उसका क्या कारण है? हमें पता ना कि ठंडी में हमारे दिन छोटे होते, रातें लंबी होती, गर्मी में दिन बड़े हो जाते, रात लंबी छोटी हो जाती है। तो क्या कारण है इस वेरिएशन का? तो इसके 2-3 कारण है। एक तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो सन के अराउंड रिवॉल्व करने के कारण कभी कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास होता है, कभी कभी साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इसके कारण जो होता है वो डे और नाइट में फ़र्क हो जाता है। तो एक कारण तो ये हो गया अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। दूसरा क्या है? अर्थ रिवोल्यूशन ऑन टिल्टेड एक्सिस। दोस्तों अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है, झुकी हुई है। इसके कारण भी जो है रात और दिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। आपको पता होगा, ये छोटा सा मैंने जो इमेज बनाया है कि एक्सिस तो वो है जिसके अराउंड अर्थ घूम रही है, लेकिन एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है जो बताता है कि सपोज करो कि इस चित्र में अगर हम जो बैठे हैं अपने लेफ्ट, अगर हमारे लेफ्ट में सूर्य है, तो इस चित्र के अगर लेफ्ट में सूर्य है तो सूर्य से सनलाइट आएगी, तो सन जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के ईस्ट साइड में सनलाइट पड़ेगा और वेस्ट साइड में अंधेरा रहेगा, तो इधर रात रहेगा इधर दिन रहेगा। तो और अगर एक्सिस को बिल्कुल सीधा ही होती, 23.5 डिग्री झुकी ना होती, तो हर जगह रात और दिन क्या होते? बराबर होते, 12 घंटे रात 12 घंटे दिन। लेकिन चूँकि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसलिए रात और दिन अलग अलग जगह अलग होता है। आपको पता हो कि 6 महीने नॉर्थ पोल पे दिन रहता है, 6 महीने नॉर्थ पोल पे रात रहती है। तो जो सीजन टू सीजन डे और नाइट में फ़र्क है, उसका एक कारण क्या है? अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन। दूसरा कारण क्या है? अर्थ रिवोल्यूशन ऑन टिल्टेड एक्सिस। ठीक है। उसके बाद अर्थ का जो अपने एक्सिस पे रोटेशन है वो इस चीज़ का कारण नहीं है कि डे और नाइट का जो लेंथ है बदल। दोस्तों अर्थ का रोटेशन इस चीज़ का कारण ज़रूर है कि रात और दिन होता है, एक बार रात एक बार दिन होता है, लेकिन रोटेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता है कि दिन का जो लेंथ है वो जो वेरी करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि अर्थ रोटेशन ऑन इट एक्सिस जो है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट को नहीं डिसाइड करती है। ठीक है। और उसके बाद किसी भी प्लेस का जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, वो भी रात और दिन के लेंथ को नहीं डिसाइड करता है। ठीक है।
तो दो चीज़ें डिसाइड करती हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। उसके बाद है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट। दोस्तों कॉन्टिनेंट के जो स्थान जितना अंदर होता है, किसी भी महाद्वीप के जो स्थान जितना अंदर होता है वहाँ पे उतना ही एक्सट्रीम ठंडी होती है, उतना एक्सट्रीम गर्मी होती है। तो इसीलिए जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू कोस्टल रीजन। क्योंकि कोस्टल रीजन में क्या होता है, समुद्र का, ओशियन का मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट होता है। जो आपने पढ़ा होगा ना कि एक लैंड एंड ओशियन ब्रिज होता है। तो दिन में जो है ठंडी हवाएं चलती हैं इधर की तरफ, रात में गर्म हवा इधर की चलती है। क्योंकि लैंड और ओशियन जो होते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट से गर्म और ठंडा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हो कि दिल्ली में जो है एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है और एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, जबकि मुंबई में टेम्परेचर लगभग समान बना रहता है। तो उसका मेन कारण जो क्या है कि मुंबई जो है समुद्र के किनारे, तो समुद्र के इफ़ेक्ट के कारण समुद्र जो है टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है। अपने समुद्र जो है वो क्या करता है, ठंडी हवाएं भेजता है और गर्म हवाओं को ऑब्जर्व करता है, लैंड एंड सी ब्रिज जो होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे करने का मतलब है। उसके बाद है मेन फैक्टर विच डिसाइड्स क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। दोस्तों किसी भी स्थान का जो क्लाइमेट होता है ना, मेजरली लैटीट्यूड से डिसाइड होता है, बाकी सब तो दूर की चीज़ें हैं। लैटीट्यूड जो है वो मेजर पोजीशन है किसी भी स्थान का क्लाइमेट डिसाइड करने का। जो स्थान जीरो लैटीट्यूड इक्वेटर के पास है वहाँ का क्लाइमेट जो होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे हार्डनेस जो है वो कम होती जाएगी। तो अल्टीट्यूड, वेजिटेशन टाइप, प्रॉक्सिमिटी ऑफ सी एंड लैटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं किसी स्थान का क्लाइमेट, लेकिन लैटीट्यूड जो होता है वो मेजर फैक्टर होता है। उसके बाद और इसी के आधार पर जो पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट बेल्ट है वो डिसाइड किया गया। आपने अभी नहीं पढ़ा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वो सब लैटीट्यूड के आधार पर ही डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाई। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, सब ह्यूमिड रीजन और ह्यूमिड रीजन, इसमें जो अर्थ का ज़्यादातर पोर्शन है वो एरिड रीजन से कवर है। एरिड मतलब सूखा वाला रीजन, मतलब सूखा का मतलब ये नहीं बिल्कुल सूखा हो गया, मतलब कम रेनफॉल होता है। उसके बाद एसर्शन एंड रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, एरिया लाइंग बिटवीन 5 to 8 latitudes on either side of equator receives rainfall throughout the year। दोस्तों 5 से 8 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ या साउथ में थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, क्योंकि ये इक्वाटोरियल वाला क्षेत्र होता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। रीजन क्या दे रहा है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी को काज कन्वेक्शनल रेनफॉल मोस्टली इन द आफ्टरनून नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास में हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होता है, तो इसलिए पर डे जो है वो समुद्र पे तेज़ धूप गिरेगी, मॉइस्चर ऊपर उठेगा, कंडेंसेशन होगा, बादल होगा, बारिश होगा। ये पर डे का काम होता है। तो दोनों करेक्ट हैं और आर जो है एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि, अच्छा इसको नहीं पढ़ा था तो जान लेते हैं। जो इक्वाटोरियल क्लाइमेट होता है वो 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड में मिलता है। तो यहाँ पे 8 किस डिग्री की बात की गई थी, 5 से 8, तो ये किस में आ गया, ये इक्वाटोरियल टाइप के क्लाइमेट में आ गया। और इक्वाटोरियल टाइप के क्लाइमेट में प्रतिदिन बारिश होती है थंडर और लाइटनिंग के साथ, क्योंकि वहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। जैसे इंडोनेशिया का क्षेत्र हो गया, ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे पर डे बारिश होता है। हैवी ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन, हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इसमें कह रहा है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जो हर टाइप का क्लाइमेट जोन रखेगा। तो दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है उसमें हर टाइप का क्लाइमेट जोन मिलता है। उसका कुल कारण बस इतना है कि एशिया जो है वो इक्वेटर 0 डिग्री से लेकर और बिल्कुल नॉर्थ पोल, रसिया के द्वारा नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है। तो इसलिए हर टाइप का क्लाइमेट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में मिलता है। जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या होता है, टुंड्रा नहीं मिलता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इक्वाटोरियल टाइप का क्लाइमेट नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया में भी इक्वाटोरियल टाइप का क्लाइमेट नहीं मिलता। तो ऑल टाइप का क्लाइमेट जोन कहाँ पे है, एशिया में है। इक्वाटोरियल क्लाइमेट कहाँ पे होगा, तो ऑप्शन दिया है कांगो, कहाँ पे नहीं होगा, कांगो, इथियोपिया, गेवान एंड जारे। दोस्तों इथियोपिया को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तीनों कंट्री इक्वेटर पर लाई करते हैं। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, जायरे को ही हम जायरे रिवर नहीं पढ़ते जो इक्वेटर को 2 बार काटते हैं, याद होगा पिछले क्लास में ही बताया था 1-2 क्लास पहले
कि जायरे या कांगो रिवर इक्वेटर को दो बार काटती है, तो ऑब्वियस है कि जायरे जो देश है इसका दूसरा नाम जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। देखो, कांगो एक अलग देश है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एक अलग देश है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे दोनों पड़ोसी देश हैं, डिवीज़न हो चुका है। तो कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या जायरे दोनों देशों से इक्वेटर पास होती है, साथ में उसके लेफ्ट में गेवान है, तो गेवान से ही पास होती है। तो इक्वेटर टाइप का क्लाइमेट वहीं पे होगा जहाँ पे इक्वेटर पास होती है। तो कांगो गेवान जायरे में मिलती है, इथोपिया में नहीं मिलती, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। उसके बाद है मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है। मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट में होता है जिसमें जो समर ड्राई होता है लेकिन विंटर वेट होता है, यानी यहाँ पे ठंडी में बारिश होती है। तो मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट जो है वो मेडिटेरियन सी के चारों तरफ तो पाया ही जाता है, साथ में यूएसए के कैलिफोर्निया में भी पाया जाता है, सेंट्रल चिली में भी पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया के साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में भी पाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो पंपास वाला जो रीजन होता है वहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना पंपास एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट पाया जाएगा, यानी स्टेपी टाइप का क्लाइमेट पाया जाएगा। बाकी सेंट्रल चिली, केप टाउन साउथ अफ्रीका और साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट मिलता है। उसके बाद है क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स लाई। ये जो क्लाइमेट है, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, माइल्ड एंड वेट विंटर और एवरग्रीन ओक ट्री, ये कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। ये क्लाइमेट जो है मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट की एक कैटेगरी है। दोस्तों मैं बताया कि जहाँ पे भी आपको विंटर में रेनफॉल मिले वो मेडिटेरियन क्लाइमेट आँख मूंद कर मार दीजिएगा, ठीक। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो दोस्तों ट्रॉपिक में जो सवाना ग्रासलैंड वाला रीजन है उसका कैरेक्टरिस्टिक इन चारों में से क्या है। सवाना रीजन में एक डेफिनेट ड्राई और एक डेफिनेट वेट सीजन होता है, मतलब कुछ समय बारिश होती है, कुछ समय ड्राइनेस होती है, तभी तो घास होती है, क्योंकि अगर हमेशा बारिश होती तो वहाँ पे पेड़ नहीं होते। घास का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक लिमिटेड मात्रा में बारिश होती। तो ट्रॉपिकल सवाना रीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, तो इक्वेटोरियल टाइप के क्लाइमेट में होता है। रेनफॉल विंटर में मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट में होता है, और एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, बाकी सब जो है वो विंटर वेट सीजन होता है। ये भी जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं पर रखते हैं। अब आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे कहीं पे अर्जेंटली जाना है। तो अगली क्लास जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब 2 क्लास मोस्टली होंगी, 2 क्लास में अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा वो वर्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद।